नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम अपने इस एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो वलनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पहले तो देखेंगे कि आखिर ये अभ्यारण्य क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है ये क्यों चर्चा में है, तो देखिए ये अभ्यारण्य खास तौर पर देखें तो यहाँ पर ब्लैक जो बग है इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2023 और 24 इस वर्ष में देखें तो खास तौर पे यहाँ पर जो 2022-23 में जो ब्लैक बग की जो संख्या थी वो क्या हो चुकी है, वो अब पहले से काफी बढ़ चुकी थी। क्योंकि 2022-23 में ये जो संख्या थी ये करीब 260 थी, लेकिन अब यही जो संख्या है 2023-24 में देखेंगे तो ये 300 प्लस हो चुकी है। और इस कारण से देखेंगे तो ये खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि 2023-24 की जो भी इनकी जनगणना हुई है उसमें खास तौर पे इसकी जो संख्या है उसमें बेहतर तरीके से वृद्धि देखी गई है। और ये जो वृद्धि ये खास तौर पे देखें तो इस बात को ये यहाँ पर दर्शाती है कि यहाँ पर जो भी आवास प्रबंधन है, जो वन्य जीवों के हैबिटेट हैं उनके मैनेजमेंट को सही तरीके से अप्लाई किया गया है। और यहाँ तक कि इनके जो भी अवैध शिकार हो रहे थे उन अवैध शिकार पर कंट्रोल किया गया है। और इसमें खास तौर पे देखें जो भी लोकल कम्युनिटी है, जो स्थानीय समुदाय है, उसकी भी जो भूमिका है वो पहले से बढ़ी है। और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर इनकी जो संख्या है, खास तौर पर देखेंगे तो वलनाडु जो अभ्यारण्य है यहाँ पर जो ब्लैक बग है इनकी संख्या क्या हुई है, पहले से काफ़ी बढ़ गई है। अलग थलग पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी प्रजाति संरक्षण है उसको और अधिक देखें तो एक तरह से संरक्षित करना होता है और ये चुनौतीपूर्ण कार्य भी होता है। लेकिन अगर सही तरीके से पॉलिसी को लागू किया जाए और स्थानीय समुदाय का सहयोग मिलता है तो इस तरह के जो भी मैनेजमेंट होते हैं वो बेहतर परिणाम देते हैं। और इसी कारण से देखें तो इनकी संख्या भी बढ़ी है। थोड़ा सा इस अभ्यारण्य के बारे में बेसिक जो जानकारी है कि आखिर वलनाडु जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए अगर इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु राज्य में आप जाएंगे तो तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं थुत्तीकोडी या तुत्तीकोरिन बोलते हैं। यहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। श्री वैकुंडम जो तालुक है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो भी भौगोलिक अवस्थिति है उसकी अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा जो तमिलनाडु का जो दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो कह सकते हैं अभ्यारण्य है ये आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर जिसकी हम बात करें कि जो वलनाडु जो यहाँ पर ये पूरा जो अभ्यारण्य क्षेत्र है इसकी जो अवस्थिति है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अलग थलग जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इसकी अवस्थिति है। चारों ओर ड्राई और सेमी ड्राई जो रीजन है उसमें ये अवस्थिति है। और ये जो क्षेत्र है जैसे इसे एक तरह से वलनाडु ब्लैक बग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लैक बग के संरक्षण की दिशा में देखें या फिर इसके संरक्षण के लिए प्रयास के स्तर पे देखें तो ये क्षेत्र सबसे अहम हो जाता है। और सबसे खास बात अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई, 1987 में। उद्देश्य क्या था, काले हिरण की गिरती हुई जो संख्या है उन संख्या पर कंट्रोल करना, दक्षिण भारत में उसके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना। क्योंकि स्थापना के समय देखें तो जो ब्लैक बग है इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई थी और इनका जो आवास है, जो नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक जो आवास है, उसके सामने भी विकट जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई थी। और इसी कारण से एक बड़े देख सकते हैं क्षेत्रफल 1641 हेक्टेयर में ये जो अभ्यारण्य है ये स्थापित किया गया। और इसका जो प्रबंधन है ये तमिलनाडु जो वन विभाग है और स्थानीय जो वन रक्षक और जैव विविधता जो समितियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर इस अभ्यारण्य क्षेत्र की बात करें, इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, तो जो काला हिरण है जिसे ब्लैक बग हम कहते हैं उसके संरक्षण के लिए खास तौर पे ये यहाँ पर बनाया गया है, स्थापित किया गया है। और क्षेत्र की जो भी झाड़ीदार पारिस्थितिकी है उसका संरक्षण किया जा रहा है। जो इनके प्राकृतिक है जो हैबिटेट है उसको खास तौर पे एक संरचना प्रदान करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी मानव वन्य जीव जो संघर्ष है उसको भी क्या करना है, कम करना है,
ताकि जो भी इस तरह के ब्लैक बग के जो हंटिंग हो रहे थे, इनका जो प्राकृतिक आवास है वो समाप्त हो रहा था, धीरे धीरे ये क्षेत्र संकुचित हो रहा था, उसे क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। और दूसरी तरफ देखेंगे जो भी बलनाडु वन्यजीव अभयारण्य है, ये दक्षिण भारत के थुत्तुकुडी, जिसे हम तित्तुकोरिन भी कह सकते हैं, वहां पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ब्लैक बग के लिए प्राकृतिक आवास है, क्योंकि ये तमिलनाडु के सुदूर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में क्या है, इसकी अवस्थिति है। और खास तौर पर देखेंगे थुत्तुकुडी जो शहर है उससे लगभग 16 किलोमीटर ये क्या है, दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके अलावा वलनाडु जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसके स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है पहले हमने बताया था, सबसे जो अहम स्थापना का उद्देश्य था वो काले हिरणों की रक्षा करना, इनके लिए जो भी अनूठी वनस्पति है, जो भी एक प्राकृतिक संरचना है उसको संरक्षित करना, ताकि इनकी गिरती हुई जो संख्या है उस पर कंट्रोल किया जाए। और जो ब्लैक बग है, जो यहाँ पर हम बात करें, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर खास तौर पे जो भी इस तरह के काले जो हिरण है, ब्लैक बग है, इसके लिए खास तौर पे जो ये अभयारण्य है ये स्थापित किया गया। और ये अभयारण्य इस प्रजाति के खास तौर पे देखेंगे सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए एक खास आवास प्रदान करता है, और इसी कारण से देखें तो ये खास हो जाता है। इस पूरे अभयारण्य में अगर हम बात करेंगे जो भी जलवायु है, जो पर्यावरण है, जो वेदर है, वो कैसा होता है, तो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इस पूरे क्षेत्र में हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षा की बात करें, तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे क्या होता है, यहाँ पर जो वर्षा है वो प्राप्त होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो समर सीजन है, जो ग्रीष्म ऋतु है, अत्यधिक गर्म होता है, और सर्दियाँ अपेक्षाकृत कह सकते हैं कि काफ़ी कम तापमान वाली होती है। शुष्क जलवायु में रहने वाले जो भी प्रजाति हैं उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा एक प्राकृतिक आवास निर्मित होता है, जहाँ पर जल संरक्षण, घास भूमि क्षेत्र होने के कारण ब्लैक बग जैसे जो वन्य जीव हैं इनके लिए विशेष यहाँ पर एक इन्वायरमेंट प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर खास तौर पे ड्राई या सेमी ड्राई जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। कम ऊंचाई के बीच झाड़ियाँ, खुले घास के मैदान, ये सारी जो महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं इनके प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। घास भूमियाँ अक्सर जो वेटलैंड वाले जो दलदली क्षेत्र हैं, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जबकि उसके आसपास भी अन्य जो प्रजातियां वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर वनस्पतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर देखेंगे जो शुष्क परिस्थितियों में वनस्पतियां जीवित रह सकती हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इस तरह के जो भी शुष्क परिस्थितियों में यहाँ पर जो अपने को सर्वाइव करने वाली वनस्पतियां हैं ये खास तौर पे देखें तो ब्लैक बग के लिए छाया या भोजन भी प्रदान करती हैं। कई तरह के वन्यजीव इस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं, जैसे ब्लैक बग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है चित्तीदार हिरण है, बोनट मैकाक है, जंगली बिल्ली है, छोटा भारतीय सीवेट है, काली गर्दन वाला जो खरगोश है, और इसके अलावा बहुत तरह के जो पक्षी हैं, जैसे आप देखिए रोज रिंग जो पैराकीट है, भारतीय मोर है, अन्य स्थानीय जो पक्षी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जीव जंतुओं में देखेंगे तो ब्लैक बग, चित्तीदार हिरण और बाकी जो वन्य जीव हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा सा ब्लैक बग की बात करें तो इसके जो भी इससे जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। नर जो होता है वो काले सफ़ेद रंग का घुमावदार उसकी सींग होती है, मादा हल्के भूरे रंग की होती है, और इसका जो भी संबंध है, जैसे किंगडम की बात करें, क्लास की बात करें, फैमिली की बात करें, वर्ग किससे आता है तो स्तनधारी वर्ग से, मैमल से आता है। इसका जो निवास स्थान है ये खुले घास के मैदान है, शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये वास करता है। भारत के अगर अलग अलग राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और यूपी के सीमित क्षेत्रों में भी ये देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो ये राज्य पशु है। अगर इसके ब्लैक बग के संरक्षण की स्थिति की बात करेंगे तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, और इस कारण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके संरक्षण को खास प्राथमिकता दी जाती है। भारत में कम संरक्षित है, लेकिन उसके लिए अब लगातार कानूनी स्तर पे और स्थानीय स्तर पे इसको प्रमोट किया जा रहा है। संरक्षण की अगर नीतियों की बात करेंगे तो नियमित जनगणना इनकी की जा रही है, चराई पर कंट्रोल किया जा रहा है, अवैध जो
शिकार हो रहा था, हंटिंग हो रहा था, उस पर सख्ती लगाया जा रहा है। जल स्रोतों का विकास किया जा रहा है, स्थानीय समुदायों को खास तौर पे इसमें शामिल किया जा रहा है कि उनके सहयोग से ही इनको संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे छोटा क्षेत्रफल होना, क्षेत्रफल का लगातार संकुचित होना, मानव बिन वन्य जीव जो संघर्ष है, जल की जो एक कमी है, जल संकट है, और तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है वो इसके सामने एक विकट जो समस्या है वो उत्पन्न कर रही है। बाकी इस वलनाड वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ी बहुत सारी जो बातें हैं हमने एक जगह आपको टेबल में दे दी है। घूमने लायक बहुत सारे स्थान यहाँ पर हैं, जैसे आप देखेंगे कौन कौन से स्थान यहाँ पर खास तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो मंदिर है, तिरुचेदूर का जो मंदिर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मुरुगन मंदिर है, अभयारण्य से लगभग 56 किलोमीटर दूर स्थित ये प्रतिष्ठित जो मंदिर है, ये भगवान मुरुगन के 6 निवासों में से एक है। इसके अलावा श्री वैकुंठम जो मंदिर है वो भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है। जो कटाबोम्मन जो स्मारक किला है या मनापाडू बीच है, ये सब महत्वपूर्ण यहाँ के कह सकते हैं कि घूमने वाले जगह हैं। कायथर है, एटैयापुरम है, ये सब महत्वपूर्ण यहाँ के प्लेसेस हैं। इनके अलावा देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण प्लेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कजुगुमलाई जो है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये गांव अपनी प्राचीन जैन जो शिलाकल कला है और जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु में जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं उनमें से ये एक मानी जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर वलनाडु जो ब्लैक बग अभयारण्य है, ये लुप्त प्राय जो ब्लैक बग हैं उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। साथ ही यहाँ अन्य तरह के जो भी वन्य जीव हैं उनकी भी उपस्थिति पाई जाती है। तो एक जैव विविधता यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, चाहे आप प्राकृतिक या प्रकृति के प्रेमी हो या न हो। प्रकृति के प्रति देखेंगे तो जो भी एक शांति की तलाश है वो यहाँ पर आपको बेहतरीन अनुभव प्राप्त हो सकता है। वन्य जीवों को बेहतरीन ढंग से देखने के लिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो पूरे वर्ष में सबसे जो बेहतरीन या सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो नवंबर से जनवरी का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर आप अलग अलग के जो वन्य जीव हैं उनको आप देख सकते हैं, उनकी सुंदरता, उनकी जैव विविधता का आनंद ले सकते हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लैक बग के संदर्भ में सही है? यह IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में शामिल है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। यह केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। सही उत्तर का चुनाव करना है। केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसका उत्तर आपको हमें कूट के आधार पर सही उत्तर चुनकर कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।